नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारी एज के लोग हैं, सर को पहचानते होंगे। ही इज बीन ऑन टीवी चैनल्स, मेरी मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ऑल्सो प्रिंट कपल ऑफ टाइम्स। तो आज हमने सोचा कि एफसीआरए पे बहुत बातें हो रही हैं, तो क्यों ना डिस्कस किया जाए। कल जहां हमने छोड़ा था, वो पॉइंट था कि बिशप्स अमित शाह जी के साथ मीटिंग करके आए एंड देन बाहर आने के बाद कही या तो इसको वापस लो और नहीं तो जेपीसी में भेजो, वरना। तो इस तरीके की कुछ एक हीटेड आर्गुमेंट्स के बाद में उनका बाहर आके तड़कता भड़कता बयान देना लुक्स लाइक द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन दैट दे वांट। दीपक सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो कल जेपीसी में मीटिंग हुई सर, आपको उसके कुछ डिटेल्स पता है? और जो वो कह देखिए के गए कि सॉरी, नॉट जेपीसी, बिशप्स की जो मीटिंग हुई और जो बाहर आके उन्होंने कहा कि सॉरी, कि जेपीसी में जाना चाहिए। जेपीसी में क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग? देखिए जेपीसी में अगर कुछ भी जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर कोई भी बिल चला जाता है तो उसके बाद जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है उसमें सभी दलों के लोग होते हैं। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने के बाद कोई भी बिल जो है कभी भी सशक्त रूप से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो जो दूसरी चीजें हैं जो इसके विरोध में है, एफसीआरए कानून के जो विरोध में है, वो भी उसमें रहेंगे। और क्योंकि वो जो डिसीजन है वो सबको मिलके लेना होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो जाएगा। जो सरकार चाहती है कि अगर आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया है, कर दिया है सरकार ने, क्योंकि आप भारत सरकार के नियमों को मान नहीं रहे, उनका पालन नहीं कर रहे, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और जिस भी संस्थान का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसके जितने भी एसेट थे, उसने जो भी बनाया था, मान लीजिए कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया या कुछ और संस्थान खड़ा किया, वो सारे एसेट सरकार के पास चले जाएंगे। कमेटी एक बनाई जाएगी, उस कमेटी के पास चले जाएंगे और वो उसको मैनेजमेंट, वो पूरा मैनेजमेंट वो कमेटी ही करेगी। तो ये वो नहीं चाहते। और इस ये क्योंकि काफी सख्त है, एक तो हो गया एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया, आप विदेश से फंडिंग अब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने माना मंगाया था पैसा कि आप यहाँ पे एजुकेशन देंगे, लेकिन आप एजुकेशन के नाम पे बच्चों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बच्चों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं, बच्चों को आप धरने प्रदर्शनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों को धरने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बोलने, उसके लिए जो भी इकोसिस्टम बनाना है वो इकोसिस्टम आप बना रहे हैं। आप शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं, आप जो पूरा भारतीय संस्कृति है उसके पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, इसीलिए एफसीआरए कानून आया था। और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो भारत को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो गया था। और बहुत सारी संस्थाएं यहाँ से चली भी गई हैं, जो कि कोई पर्यावरण के नाम पे भारतीय कानूनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उनका मखौल उड़ा रहा था, कोई एजुकेशन के नाम पे कर रहा था, कोई हॉस्पिटल हेल्थ के नाम पर कर रहा था। इसमें से बहुत सारे संस्थान अपनी दुकान यहाँ से बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो विदेशी फंडिंग से यहाँ पे भारत में बहुत सारी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। तो अगर ये जेपीसी में चला जाएगा कानून, तो ये कानून सख्त नहीं रहेगा। जिस तरह के सरकार ने इसकी अभी परिकल्पना की है कि ऐसा ये कानून होना चाहिए, उसमें काफी डाइल्यूशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो बिशप्स और बाकी लोग थे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जेपीसी में चला जाए। ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव है, रणनीति के तौर पर मूव है। और हालांकि एक बड़ी बात इस कल जो बैठक हुई थी उससे सामने आई थी कि बाहर निकल के जो इन्होंने कहा है कि जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव से डेट से लागू नहीं होगा। मतलब पीछे अगर आज लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो पीछे उन्होंने जो भी एसेट बनाए हुए हैं उन पर टेक ओवर जो कमेटी है वो नहीं करेगी, या पिछली डेट से ये लागू नहीं होगा। तो ये भी काफी डाइल्यूशन की बात हो गई है। मतलब क्योंकि प्रेशर काफी पड़ रहा है, खाली यहाँ के बिशप से ही प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इंटरनेशनली बहुत प्रेशर है। अमेरिका में तो कई सीनेटर्स इसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और इसको क्रिश्चियनिटी पे हमला तक सीधा सीधा बता रहे हैं। जबकि यूरोपियन और कनाडा के देश और वहाँ के जो जो इनकी संस्थाएं हैं, जो बिशप्स की और क्रिश्चियनिटी की संस्थाएं हैं, वो भी भारत के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ बयान दे रही हैं। सर, कल एक बैक स्टेप हुआ। इन्होंने कहा है, यूएस की तरफ से काफी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है। कह रहे हैं हम एनजीओ को फंड करने में अरबों डॉलर खर्च नहीं करेंगे, हम सीधे सरकारों को पैसा दे देंगे लोगों की भलाई के लिए, क्रिश्चियंस की भलाई के लिए। ऐसा करके कल उनका एक रिवर्सल हुआ है, यू टर्न हुआ है बहुत बड़ा। जी।
जी हाँ, मैंने भी देखा था ये बयान, लेकिन ये बयान जो है मैं इसको बहुत सीरियस इसलिए नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, वो जो अभी वहाँ की सरकार जो कह रही है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कहता है, उसमें कभी भी कुछ भी फेरबदल हो सकता है। वो आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे, लेकिन वहाँ के जो सीनेटर्स हैं वो इस बात को बोल रहे हैं, और उस देश में लगातार जो है भारत के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ लगातार वहां पर धरने प्रदर्शन हुए। वहां पे जो टॉक्स हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। वहां पे जो क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए काम में लगे हुए हैं, जो भारत सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेसर्स को वहां पे स्पेस दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। तो ये जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि जो मेजोरिटी है उसको दबाने के लिए जो स्पीच दी जा रही है, उसको वहां पे प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो शायद इतने मुखर नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इनको दबाया जा रहा है वहां पर लगातार। और ऐसा कोशिश हो रही है, आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, वहां पे कोलंबिया में चले जाएं, कैलिफोर्निया में चले जाएं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब की सब जो है वहां पे एक प्रॉपर वहां पे हिंदुइज्म के खिलाफ नैरेटिव गढ़े जाते हैं। और भारतीय छात्र जो हैं वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं, वहां वहां पर लेफ्ट और एंटी इंडियन आइडियोलॉजी जो है उसमें उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। जो अभिजीत दीपके है वो भी अमेरिका में ही पढ़ रहे थे, और वहां से यहाँ पर आके जो है वो एकदम भारत के खिलाफ हो गए। आप देख ही रहे हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो रहे हैं, किस तरह के नारे, किस तरह के जो नैरेटिव्स वहां पर गढ़े गए जंतर मंतर पे, वो आप सबके सामने है। नहीं, पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल, वो तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट में नारे लगवाए गए। वो आभा देवी एक आई हुई थी, और एक अंसारी, ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम भूल गई, उनकी बहू हामिद है अंसारी। जो बिल्कुल नारायणन बिल्कुल। करके कुछ है, जी, हाँ हाँ, हमीद जिन्होंने अंसारी, भारत को मनुष्य देश कहा। मनहूस देश का, तो वो भारत लोग को सब मनुष्य यहाँ देश पे आ भी गए। कहा जाए। नहीं, यही मैं बोल रहा प्रो प्रो इस्लाम के नारे और एंटी हिंदुइज्म के नारे लगने का मतलब ही है कि ये बहुत अलग डायरेक्शन में गया है ये सब। और जिस तरीके से बाकी दुनिया में भी है, अमेरिका के पास है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के पास फारा है 1938 से, ऑस्ट्रेलिया के पास फिट्स है 2018 से, ब्रिटेन के पास FIRS है 2025 से, कनाडा के पास फिटा है 2024 से। उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता, वो लोग भी तो इंट्रोड्यूस किए हुए अपने इस तरीके के लॉज। देखिए, गरीबी यूरोपियन देशों में भी है, गरीबी अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, लेकिन इन देशों को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है जो कि वो भारत के गरीबों को और दूसरे देशों के गरीबों को पैसे देना चाहते हैं? अपने यहाँ पे दे ले पैसे भाई। उनके यहाँ भी तो लोग जो फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं, उनके यहाँ भी तो ड्रग्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों लोग जो है ड्रग्स के कारण वहां पे जिनकी डेथ हो रही है, जो जॉम्बी बन गए हैं, लगातार ऐसे वीडियो आते रहते हैं। उन इन देशों पर भी इतना कर्जा है, इसके बावजूद भी ये भारत में पैसे देना चाहते हैं। इनको इतनी ही चैरिटी करनी है तो अपने देश में कर लें। इनके देश में कम गरीब है क्या? इनके देश में कम प्रॉब्लम्स है क्या? उनको सुधार लें। लेकिन उनका मकसद चैरिटी करना नहीं है, उनका मकसद धर्मांतरण कराना है। असली खेल यही है, ये धर्मांतरण का खेल है पूरा का पूरा, कि आप यहाँ पे FCRA जो व्हाइट मनी है उसको भेज रहे हैं। मैं गायत्री जी एक बात और कहना चाहूंगा, व्हाइट मनी तो FCRA के अंदर आ जाएगी, लेकिन जो ब्लैक मनी जो है, जो इलीगल तरीके से भारत में कन्वर्जन के लिए पैसा भेजा जाता है, वो तो और भी भयावह है। भारत में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि ओवर वैल्यू, ओवर इन्वॉइसिंग करके यहाँ से प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए के सामान का वो 100 रुपए इन्वॉइसिंग करते हैं। 100 रुपए की इन्वॉइसिंग से उनके खाते में 100 रुपए आ जाते हैं। 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 90 रुपए की उसकी ओवर इन्वॉइसिंग हो गई है, ठीक है, 90 रुपए उनके खाते में एक्स्ट्रा आ गए हैं। इस 90 रुपए में से वो 50 रुपए अपना जो जितने ऑर्गेनाइजेशन है जिनको उन्होंने पालना पोसना है, जिनको एंटी इंडिया कैंपेन में लगाना है, उनको चले जाते हैं। अब ये जो तरीका है, इसके अलावा एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि छोटे छोटे म्यूल जो अकाउंट्स हैं, छोटे छोटे, किसी अकाउंट में 5,000 डाल दिए, किसी में 10,000 डाल दिए, जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट को वो लेते हैं और उनमें 5-5, 10-10 हजार रुपए डाल डाल के वो उनसे कैश में वापस ले लेते हैं और यहाँ पर बांट देते हैं। अब ये जुनेद भाई की जो बिरयानी थी, वो एक छोटी सी दुकान चलाने वाला जो रोज जो है यहाँ पे हजारों लोगों को खिला रहा था, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? ये कभी आप विचार कीजिए, अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? कि अभिजीत दीप के अपनी जेब से लगा रहा था, कि सौरभ दास अपनी जेब से लगा रहा था, कि उन्होंने इतने दिनों तक जो है वहां पे टेंट भी लगाया, माइक भी लगाया,
वहां पे खाना भी खिलाया, कोल्ड ड्रिंक भी बंटवाई, पानी भी जो कॉपर वाला पानी बंटवाया, और रोज सुबह शाम रात दिन पार्टी चल रही है। ऐसा कहाँ से पैसा आ गया था उसके पास? ये जी। जो पैसा है, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है, ये ऐसा ही पैसा है। उसमें चाहे हम्म। जुनेद भाई बिरयानी खिलाएं या कोई और कुछ और खिलाए या पैसे दे दे, या सौरभ दास अपने मतलब 10 लाख किराए के बंगले में रह ले, ये सब यही लोग हैं जो कि विदेश से पढ़ के आते हैं, विदेशों से इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे इनको स्पेस भी मिलता है, इनाम भी मिलता है, पैसे भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। उनको क्या करना है? भारत को गाली देनी है, भारतीय लीडरशिप को गाली देनी है, यहाँ को बरगलाना है, भारत को कुल मिला के कमजोर करना है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सके। एक उदाहरण जी मैं सर। आपको देना चाहूंगा गायत्री जी। आप देखिए कि दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है, क्यों चाहती है कि वहां पे जो रिसर्च करें, वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो, रिसर्च का जो क्लिनिकल ट्रायल, वो भारत में हो। भारत में इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे जो काम वो लाखों डॉलर में करते हैं, यहाँ पे हजारों डॉलर में हो जाएगा। और यहाँ पर 6 तरीके के मौसम है, 50 तरीके के अलग अलग जीन है, यहाँ पे इतने सारे तरीके के लोग रहते हैं यहाँ पे। जब वो अपना क्लिनिकल ट्रायल करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है बहुत पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे एशिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूरोपियन को छोड़ के। अफ्रीकन कंट्रीज में भी वही दवाइयां अच्छे से यूज हो सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं यहाँ की सरकारें कमजोर हों, ताकि वो जो अपना कुछ भी कराना चाहे वो आराम से करा लें। तो ये एक जी। बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी सर, तेलंगाना में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ है, स्पेशली जब ये इनके बेटे थे, क्या नाम है वो, जगन सम मोहन रेड्डी, रेड्डी हैं। जगन मोहन रेड्डी। कहा जाता है, कोट एंड कोट, सोशल मीडिया में, गॉसिप सर्कल में ये कहा जाता है, जगंत रेड्डी गॉट रिड ऑफ हिज फादर बिकॉज ही वाज अ प्रो हिंदू and he was a Christian. He wanted the Christianity to spread. I'm not vouching for it. I'm just telling you what has been. बिना आग के धुआं नहीं होता है, बट ये बातें चल रही होती है। रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए अचानक से सर्जियो गौर क्यों पहुंच गए सर, स्पेशली इन द बैकड्रॉप जब एफसीआरए चल रहा है, सीजेपी चल रहा है, और देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन पॉलिटिक्स। जी सर। बिल्कुल, देखिए सर्जियो गौर इनसे तो मिले ही हैं। इससे पहले जब मार्क रूबियो भारत आए थे, तो भी वो सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली आने से पहले वो गए थे वहां पे, कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी गए थे, वहां पे वो मिले थे। और जय सर्जियो गौर भी उनके साथ थे, और अब ये रेवंत रेड्डी से भी मिले हैं। क्योंकि देखिए आप जो साउथ इंडिया में जो कन्वर्जन हुआ, क्रिश्चियन कन्वर्जन हुआ, वो सबसे पहले जो भारतीय तट थे, जो मछुआरा कम्युनिटी थी भारत में, उसमें कन्वर्जन हुआ। उसमें चाहे आप आंध्र प्रदेश हो, आप तमिलनाडु हो, केरल हो, और तेलंगाना हो, इस पूरे एरिया में कन्वर्जन, गोवा हो, इसमें बहुत ज्यादा हुआ। मछुआरा कम्युनिटी जो है हमारी, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, उनमें कन्वर्जन हुआ। और आज भी कई राज्यों में गरीबी बहुत है, आंध्र प्रदेश में भी कई इलाकों में बहुत गरीबी है, वहां पर भी कन्वर्जन हो रहा है। और ये देखा गया है कि जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर ये बहुत तेजी से होता है। कांग्रेस के राज में खासकर जब वाईएसआर रेड्डी थे, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस वक्त ये बहुत तेजी से हुआ कन्वर्जन। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी आए, उनके राज में भी तेजी से कन्वर्जन हुआ। और अब रेवंत रेड्डी जो है कांग्रेस के, उनके राज में भी ऐसा कहा जा रहा है कि तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। अगर कन्वर्जन कहीं पिछले कुछ टाइम में रुका है तो वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रुका है, जबकि अभी भी झारखंड में भी काफी क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। आपका उड़ीसा में भी रुक गया है। उड़ीसा में जो अब से 20-25 साल पहले जो बजरंग दल का एग्रेसिव एक आंदोलन चला था, उसके बाद वो रुका था। और ये जो, आप इसको ऐसे मत मानिए कि ये किसी भी सीएम के साथ जो मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं, क्या कारण है। और जब एफसीआरए का मामला चल रहा है, एक तरफ अमेरिका के सीनेटर्स कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ पर लगातार सीएम से मिलके क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, ये तो ऑफिशियली जो आएगा वो तो है ही, लेकिन जो बियॉन्ड द कर्टन है वो क्या है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या भारत में कितना मजबूत हो गए हैं जो विदेशी ताकतें, कि वो भारत में कोई कानून में फेरबदल कर सकती हैं, भारत सरकार को रोक सकती हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बारे में लोगों को सोचना चाहिए, और हम पत्रकारों को ये बात बतानी चाहिए कि कैसे जो फॉरेन फंडिंग है वो भारत में थॉट प्रोसेस को बदल रही है, कैसे वो भारत के प्रति, भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति लोगों को अगेंस्ट कर रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत में लगातार ऐसे लोगों को लीडर के तौर पे डेवलप किया जाता है, उन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, उन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है, उनको एज ए लीडर डेवलप कर दिया जाता है,
ताकि वो अपने पीछे लोगों को जोड़ सके और भारत या के शहरों शहरों में जब भी चाहे तभी धरना प्रदर्शन करवा सके। तभी इनको अचानक से रोहिंग्यास भी याद आ जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है रोहिंग्यास का मतलब राइटियर्स, रोहिंग्यास का मतलब चोर, रोहिंग्यास का मतलब रेपिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट, ड्रग पेडलर्स। ये अब क्योंकि भारत में एक दाल नहीं गल रही है, तो ये बार बार बांग्लादेश में जाके रोहिंग्यास के लिए करे। इफ पीपल रिमेंबर, मैंने एक अख्तर नाम की एक महिला थी जो कि रिजीम चेंज एक्सपर्ट है। आफ्टर शेख हसीना वॉज गिवन थ्रेट बाय दैट वाइट मैन, जिनको बोली थी सेंट मार्टिन आइलैंड देने के लिए, उसके बाद वो महिला गई थी, सम अख्तर। एंड वो उनको 47 डेज का, क्योंकि मैंने गिरधर मामड़ी जी के साथ वो शो किया था, मैंने सभी को वो बताया भी था कि 40 डेज का, वो 47 डेज का टारगेट देकर आई थी कि या तो सेंट मार्टिन आइलैंड हैंड ओवर कर दो, और नहीं तो तुम अपनी सत्ता से जाओगे। और वो किस बहाने पे गई थी कि रोहिंग्यास की वेलफेयर के लिए जा रही है, इस बहाने पे वो मैडम गई थी। Similarly, Sergio Gore is going too much to the Rohingyas right now in Bangladesh. Now that is where the red alert comes from. और मैं ये सबको सर FCRA से ही कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि पैसा उसी से भेजते हैं ये लोग। देखिए, भारत में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जो सबसे बड़े पैरोकार हैं, वो कौन पैरोकार हैं? वो अमेरिका की जो एक एजेंसी है, जिसके वकील जो हैं प्रशांत भूषण और कॉलिन गंसाल्विस हैं, ये लोग उनके सबसे बड़े पैरोकार हैं। अगर रोहिंग्या पे कुछ भी होता है तो सबसे पहले प्रशांत भूषण अपनी पीआईएल या सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हैं। आप चाहे वो डिपोर्टेशन की हो, डिपोर्ट करने की बात हो, या जो एक आपको याद होगा बंगाल की एक महिला जो भारतीय नागरिक थी और उसको गलती से डिपोर्ट कर दिया गया था, तो उसके बारे में 50 कहानियों के अलावा कोर्ट में भी अपील फाइल की, एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तो ये तब भी प्रशांत भूषण और उनसे रिलेटेड जितने भी एनजीओ हैं वही फाइल करते हैं। और ये एक पूरा नेटवर्क है जो अलग अलग नामों से काम करता है। कभी वो पीस फाउंडेशन के नाम से काम करता है, कभी वो फ्री स्पीच के नाम से काम करता है, कभी वो एनवायरमेंट के नाम पे काम करता है। तो ये सब हैं एक ही लोग, फंडिंग का उनका पैटर्न सबका सेम है, नाम अलग अलग है क्योंकि उनको अपना रूप बदल बदल के लोगों के बीच में जाना है। तो ये जो जाना है वो अभी रोहिंग्या के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ एक अच्छा मूव चलाया है। भारत सरकार ने ये जो एसआईआर हो रहा है, वो एसआईआर में काफी हद तक जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे जो भारत में वोटिंग करने लगे थे, उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनका पीछे से बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। तो उसकी वजह से काफी परेशान है और काफी लोगों को वापस धकेला भी गया है। तो अभी इसके खिलाफ मूवमेंट बनाने के लिए कि ये जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश में ना जा पाए, भारत से नहीं निकाले जाएं, तो इसको लेके काफी मूवमेंट क्रिएट किया जा रहा है। अभी देखिए, अल्टीमेटली इन सब का जो टारगेट जो व्यक्ति है वो होम मिनिस्टर अमित शाह होने वाले हैं। अभी सीजेपी में भी जो आंदोलन हुआ उसमें पैलेट गन और जो लाठी चार्ज है और इन सब के ऊपर अमित शाह जी के ऊपर ही टारगेट किया गया। जबकि शुरुआत में एक न्यूज आई थी कि एक लड़की बहुत बुरी तरह से घायल है, आईसीयू में है, कुछ लोगों ने उसके डेथ की भी खबर चला दी थी। तो उसके जरिए से भी होम मिनिस्ट्री के ऊपर ही टारगेट किया गया था। अल्टीमेटली होम मिनिस्ट्री को टारगेट करके इनका जो बड़ा मकसद है, वो दोनों मकसद है, एफसीआरए को डाइल्यूट किया जाए और दूसरा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है भारत में उनको वापस भेजने का, उसको कमजोर किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस वक्त सर्जियो गौर जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं सर, वो सारे के सारे सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं। और इनकी सिविल सोसाइटी से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के नाम से मुझे वो कलर रेवोल्यूशन याद आते हैं जो इन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में चलाए थे, जब 13 देशों की सरकारें 11 महीने में गिराई थी इन्होंने। वही सिमिलर और कलर रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में चला। इस तरीके से अब ये देखिए भारत में किससे मिल रहे हैं। सर्जियो गौर इज अ नेम जो सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग कमिटी, ये देखिए ना, इनसे मुलाकात करके हैं। वेस्ले आर ग्रुप्स, अनदर डीप स्टेट गाय। जी। देखिए, भारत में काफी तेज है ये। पिछले जो दूसरा इलेक्शन हुआ 2019 में, उसके बाद से ही भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए काफी कोशिशें चल रही है। तीसरी में जो 240 बीजेपी की सीटें आई, इसके पीछे फॉरेन फंडिंग एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो डीप स्टेट या फिर जो फॉरेन विदेशी ताकतें जो है वो नहीं चाहती कि यहाँ लंबे समय तक अब भाजपा का राज रहे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री बने रहे। इसीलिए काफी प्रयास हो रहा है कि ये सरकार को कमजोर किया जाए और इसीलिए
ये लगातार जो सिविल सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच या अलग अलग जो आप एल्गोरिदम, ये सब के जरिए से भारतीय जो मानसिकता है उसको इस सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। सरकार में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है, जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ। और भारत एक्चुअली देखिए सबसे बड़ा रीजन है, भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है। ठीक है, आप अगर अगर यहाँ पे चावल कम हो जाता है तो पूरी दुनिया में चावल का रेट भाग जाता है। यहाँ पे अगर गेहूं ज्यादा हो जाता है तो दुनिया में गेहूं का रेट कम हो जाता है। यहाँ पे अगर चीनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो चीनी के दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर अगर भारत एक बंदूक का इंपोर्ट करने का टेंडर लेके आता है तो दुनिया में बंदूक की कंपनियों के बीच में होड़ मच जाती है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इसीलिए जो विदेशी ताकतें जो भी हैं, विदेश जहाँ पे प्रोडक्शंस होते हैं, वो चाहते हैं कि भारत में कमजोर सरकार हो ताकि वो अपने हिसाब से सामान इनको बेच सके। अब हम डिफेंस में इंडिपेंडेंट काफी हद तक हो गए हैं, 35-40 हजार करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो अब अगर ऐसी सरकारें रहेंगी तो धीरे धीरे बाकी एरियाज में भी हम करने लगेंगे। भाई देखिए, दुनिया के बड़े देश, बड़े से बड़े देश कोविड में निपट गए, सबको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, भारत मजबूत रहा। इसके पीछे रीजन क्या था कि भारत सरकार ने लग के कोशिशें करके भारत में अपना टीका विकसित करा लिया, किसी से खरीदना नहीं पड़ा। अगर सोचिए कि हमें वो खरीदना पड़ता और लोगों को देना पड़ता मुफ्त में, तो भारत सरकार तो बिक जाती। तो जो श्रीलंका का हाल हुआ वो हमारा हो जाता, जो पाकिस्तान का हाल है वो आज भारत का होता, जो नेपाल का हाल है, जो बांग्लादेश का हाल है, वैसे ही हम भी होते, कटोरा लेके बाहर खड़े होते कि भाई हमें भी एफसीआरए दे दो। तो ऐसा ही चाहते हैं ये लोग कि भारत जो है ऐसे ही कटोरा लेके खड़ा रहे, जैसे 1970 के पहले दुनिया जहां से मांगता था। तो ये प्रॉब्लम है विदेशों की कि उनको सशक्त भारत, मजबूत भारत नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो उनको अपना सामान बेचना है। अगर भारत कमजोर रहता है तो उनको सामान बेचने के लिए एक कंट्री मिल जाती है 140 बिलियन लोगों की, तो वो अपना कुछ भी सामान है वो मक्का बेच पाएगा अमेरिका यहाँ पे, जिसके लिए इतने दिनों से परेशान है, जिसके लिए भारत को रोज टैरिफ की धमकी दे देता है। चाइना अपना सॉफ्टवेयर सारे बेच पाएगा, यूरोपियन देश अपने कुछ और बेच पाएंगे। भारत के पास चॉइस नहीं होगी कि वो अपने हिसाब से चीजें सिलेक्ट तौर करके खरीद सके। तो ऐसा ही ये चाहते हैं, इसीलिए ये सब जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, इस सरकार को कमजोर करने का मूवमेंट चल रहा है। और इसमें बहुत सारे भारतीय जो राजनीतिक दल हैं वो जाने अनजाने इसमें शामिल हैं। ये बहुत सारी हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे द वायर है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, इनको लाखों लाखों रुपए एफसीआरए के को बाईपास करके भी मिले हैं। और एफसीआरए से मिले वो तो अलग मिले। अभी जो डिटेल्स आ रही हैं, एफसीआरए दिनेश ठाकुर कोई है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स और निकाल रहे हैं। इन लोगों को 50-50 लाख रुपए ऐसे दे रहे हैं जैसे आप सब्जी मंडी में थोड़ी मोटी शॉपिंग करने जाते हैं, सर कुछ वैसा। देखिए इन सब के ना, मैं अगर आज मोदी सरकार के खिलाफ बोलने लग जाऊं, मैं आज फेलोशिप मांगने चला जाऊं इनके पास कि भाई हम यहाँ डिप्राइव्ड जो कम्युनिटी है, मतलब दलित कुचले, उनके ऊपर हमको रिपोर्टिंग करनी है और आप हमें फंडिंग दे दीजिए, तो वो तुरंत दे देंगे। आपको मालूम है बीबीसी रॉयटर्स में ये ऐसे कोर्स चलते हैं कि जो बीबीसी में अभी एक एडवर्टाइजमेंट निकला है कि जो भारत में दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके लोगों को हम सोशल मीडिया में ट्रेंड करना चाहते हैं और उनको पैसे भी देंगे। यानी कि वो अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करने के लिए यहाँ पे मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया कर्मी तैयार कर रहे हैं। और ये जो एल्गोरिदम है वो उनको आगे बढ़ा देगा, मतलब हर तीसरी रील जो है, जो भी देख रहा है वो उन्हीं की रील होगी। इसका मतलब भारतीय लोग ये समझने लगेंगे, अरे ये ऐसा हो रहा है, अबे ये ऐसा हो रहा है, मोदी सरकार तो इतना खा गई है, ये सरकार ऐसे कर रही है, हमारे बच्चे आगे क्या होगा, ऐसी 50 बातें आने लग जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को रील भेजते हैं, वो इसी तरह की रील है। तो ये हमको जरूर देखना चाहिए कि हमको इसमें इनके खिलाफ जो है अपना दिमाग की बत्ती जिसको कहे वो जलाए रखनी चाहिए। जी सूप हंसे तो हंसे, छलनी हंसे जिसमें 72 चीर। जी यूएस का गुस्सा होना समझ में आता है। चाइना ने खैर एफसीआरए पे रिएक्ट नहीं किया। सर योर कैमरा इज गॉन। या या चाइना ने रिएक्ट नहीं किया एफसीआरए पे, पर क्रिश्चियन मिशनरीज, यूएस, यूरोप हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग। नाउ हियर इज वन कंट्री व्हिच इज इस्लामिक बाय इट्स बर्थ। वो अलग ही इसलिए हुए थे क्योंकि उनको पाक पाक वाले लॉज चाहिए थे। पाकिस्तान की बात करें, सर पाकिस्तान काय को चल रहा है? यहाँ पे तो एफसीआरए ज्यादातर क्रिश्चियन मिशनरीज को इम्पैक्ट है। उन्हें कौन सा दर्द हो गया? उन्हें कहाँ से जलन हो गई है? मवाद निकल रही है जो उनकी। जी देखिए एफसीआरए में ज्यादातर हिस्सा जरूर ये क्रिश्चियन मिशनरीज का है, लेकिन
एक बड़ा हिस्सा जो अरब कंट्रीज हैं उनका भी है। वो हालांकि काफी बड़ा, जो जितना पैसा देते हैं, अगर 100 रुपए देते हैं तो उसमें 90 रुपए उनके अलग तरीकों से आते हैं जो लीगल रूट्स नहीं हैं। लेकिन जो 10% भी आता है उसके लिए वो पाकिस्तान इम्पोर्टेंट कंट्री है, जो भारत पे दबाव बनाने के लिए जो विदेशी ताकतें वो इस्तेमाल करती है उसका। वहां पर तो पाकिस्तान में आप पैसे दे दो कुछ भी करा लो, तो पैसे देकर ही उनको इस तरह की बातें बुलवाई जाती है भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत को के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा जैसे जो देश हैं, वो पाकिस्तान को काफी मदद करते हैं। और ये बात छुपी हुई नहीं है, मतलब अमेरिका जो है वो काफी हद तक पाकिस्तान की मदद करता है। चाइना भी आजकल कर रहा है, इसीलिए क्योंकि उसको भारत को एक बड़ी ताकत नहीं बनने देना है, इसीलिए वो पाकिस्तान की मदद करता है। और इसी वजह से बाकी दुनिया जान के देश भी पाकिस्तान की मदद करते हैं। जी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है जेपीसी में जाने के बाद ये डाइल्यूट हो जाएगा जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज मांग रहे हैं? खैर अभी तो ये पार्लियामेंट में आया नहीं है, बिल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है वाइल वी रिकॉर्ड। आपको लगता है कि इस तरीके को कोई चेंजेस होंगे या जेपीसी में जाने से बेटर हो जाएगा मुद्दा, मतलब इट विल बी मोर रिफाइंड? देखिए, जो इसका करंट अभी स्टेटस है, जो स्वरूप है, वो डाइल्यूट हो जाएगा जेपीसी में जाने के बाद, क्योंकि जेपीसी का डिसीजन जो है खाली सरकार नहीं ले सकती है, वो वोटिंग से भी नहीं हो सकता है। एक तो ये डिले हो जाएगा क्योंकि जेपीसी अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में देगी ये पता नहीं है, हो सकता है 6 महीने में दे, साल भर लगे, 5 साल लगे, ऐसा भी होता है। जेपीसी की रिपोर्ट कई बार बहुत बहुत डिले हो जाती है, तो हो सकता है कि ये ठंडे बस्ते में चला जाए। जेपीसी का मतलब है ठंडे बस्ते में चला जाएगा बिल। तो इसीलिए ये जेपीसी में जाएगा तो ये जो एफसीआरए है ये पूरा इशू ही डाइल्यूट हो जाएगा। लगता है कि आज ये बिल इंट्रोड्यूस होगा या फिर इट्स स्टिल गोइंग टू बी हेल्ड फॉर रिव्यूज एंड रिव्यूज एंड रिव्यूज? मुझे नहीं लगता कि आज जितना हंगामा चल रहा है अभी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर जो कल बात हुई है उसके बाद हो सकता है कुछ बदलाव करने पड़े, तो और उससे पहले बाकी जो पार्लियामेंट में वो भी बनाना होता है, बातचीत जो चल रही है, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे अभी कहा नहीं जा सकता, मतलब इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता। आपने सर सही कहा था, मैं कुछ एक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगी। ये कुछ एक एनजीओज हैं विच आर बीइंग रन फ्रॉम द मिडिल ईस्ट बाय द वे, क्योंकि बहुत हाँ सारे नहीं लोग नहीं, लग गए हैं। मेरे को मालूम है, मैंने इसमें काम किया है। जो अजमल इत्र जो है, उनके जो है वो जो सांसद हैं, उनको बहुत सारे एनजीओ से तुर्की से पैसा मिलता है। इस पे मैंने काफी रिसर्च की है, मुझे मालूम है ये बात। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशीज का मुद्दा है उसमें वहां से काफी फंडिंग आती है। इवन आईएसआईएस से संबंधित कुछ संगठनों के पैसे भारत में, आसाम में आए थे मदरसे बनाने के लिए। जी, थैंक यू सो मच सर। वैसे ऐसा लग रहा है कि एफसीआरए को रोकने के लिए पूरी इस वक्त कोशिश की जा रही है, और जो लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं बाय द वे, उनको टारगेट कर 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 हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर यू नो यूट्यूब के लोग हों, हम लोग जैसे हों जो इस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे उतर आए हैं, लुक्स लाइक द सीजीपी वाज आल्सो फ्रंट for stopping of the FCRA. Lot of things are happening behind the scene. आज अरविंद केजरीवाल मैदान में उतर आए हैं, ये कह रहे हैं मोदी गवर्नमेंट 3 घंटे में कोई भी वीडियो डालेगी। खैर वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, अभी उनका थोड़ी देर में लाइव होने वाला है, समझेंगे कि शाम के शो में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो गिवन नंबर यूपीआई पे आप सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।